गाजा में इस्राएली सेना द्वारा की जा रही कार्रवाई से ब्रिटेन और उसके साथी देशों का गुस्सा अब बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस्राएली कब्जे वाले पश्चिमी तट पर इस्राएल के दो धुर दक्षिणपंथी सांसद इतमार बेन-ग्वीर और बेजेलेल स्मोट्रिच लगातार फिलिस्तीनियों के खिलाफ चरमपंथी हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं। इसलिए वे इन पर कड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं और फिर कुछ ही देर बाद इस वजह को संज्ञान में लेते हुए इन दोनों ही सांसदों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। गौरतलब है कि ये दोनों ही सांसद इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार में मंत्री भी हैं। इन देशों का प्रतिबंध झेलने वाले दोनों सांसद बेंजामिन नेतन्याहू के खास भी माने जाते हैं और यह दोनों ही गाजा में युद्ध जारी रखने के समर्थक भी हैं। अब इस प्रतिबंधों के बाद उन्हें संपत्ति की जब्ती और यात्रा प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इस्राएली विदेश मंत्रालय ने इस घटनाक्रम के बारे में जिक्र करते हुए कहा, उसे पहले ही प्रतिबंधों की जानकारी दे दी गई थी। वहीं वित्त मंत्री और प्रतिबंध का सामना कर रहे स्ट्रोमिच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि उन्हें प्रतिबंधों के बारे में तब पता चला जब वे पश्चिमी तट पर एक नई बस्ती का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने प्रतिबंधों के बावजूद लिखा, हम निर्माण जारी रखने के लिए दृढ़ हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री और दूसरे सांसद जिन पर प्रतिबंध लगाया गया वे हैं बेन-ग्वीर। उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर का जिक्र करते हुए तंज कसा, हमने फराओ को हराया, हमने स्टारमर की दीवार को भी गिरा देंगे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस्राएल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने प्रतिबंध के फैसले को अपमानजनक बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू के साथ इस विषय पर चर्चा की है और वे अगले सप्ताह इस्राएल की प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए भी उनसे मिलने वाले हैं। इन देशों का यह संयुक्त फैसला इस्राएल की सरकार के लिए कठिन माना जा रहा है क्योंकि यह वे देश हैं जिनका व्यवहार इस्राएल को लेकर हमेशा से ही दोस्ताना रवैया रहा है, क्योंकि इन देशों का यह फैसला इस्राएल के पश्चिमी तट पर किए जा रहे कार्यों को लेकर एक बड़ी असहमति समझी जा रही है। इससे पहले पांचों देशों के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा था कि बेन-ग्वीर और स्मोट्रिच ने चरमपंथी हिंसा और फिलिस्तीनियों के मानवाधिकारों के गंभीर हनन को उकसाया है। इसमें कहा गया कि फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन और नई इस्राएली बस्तियों के निर्माण की वकालत करने वाले चरमपंथी बयानबाजी भयावह और खतरनाक है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा कि दोनों मंत्री महीनों से फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं और मानवाधिकारों के गंभीर हनन को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में साफ है कि कहीं न कहीं इस्राएल अब अपनों से घिरने लगा है। हालांकि इन मामलों को लेकर इस्राएली प्रधानमंत्री की ओर से किसी बयान को नहीं जारी किया गया। इस्राएल इस पूरे मामले पर नजर बनाए है। इन फैसलों को लेकर अब अमेरिका का रुख क्या होगा, ये भी सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब इस्राएल के खास देशों को भी गाजा में होने वाली मानव त्रासदी झटका देने लगी है और क्या ये बैन अब वहां शांति के लिए कोई संकेत है? गजा में चल रही मानवीय त्रासदी के बीच एक और घटना हो गई है। रफा शहर में मंगलवार को एक मानवीय सहायता केंद्र के पास इस्राएली सेना की गोलीबारी में कम से कम 14 फिलिस्तीनी मारे गए और लगभग 90 लोग घायल हो गए। ये घटना उस समय हुई जब भूख से जूझ रहे सैकड़ों फिलिस्तीनी गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी GHF द्वारा संचालित एक सहायता वितरण केंद्र पर भोजन प्राप्त करने के लिए लंबी कतार में खड़े थे। ये केंद्र इसराइल और अमेरिका के समर्थन से चल रहा है और इसका उद्देश्य गजा में भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करना है। हालांकि इस घटना ने क्षेत्र में गहराते मानवीय संकट को और उजागर कर दिया है। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि गोलीबारी में मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस्राएली सैनिकों ने बिना किसी स्पष्ट चेतावनी के भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे अफरा तफरी मच गई। घायलों को तुरंत नासिर और अल अहली अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन वहां चिकित्सा संसाधनों की भारी कमी के कारण इलाज में कठिनाइयां आई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हम सिर्फ भोजन लेने के लिए आए थे, लेकिन अचानक गोलियां चलने लगी, लोग चीख रहे थे और चारों तरफ खून ही खून था। इस्राएली सेना ने इस गोलीबारी की पुष्टि की, लेकिन दावा किया गया कि ये कार्रवाई संदिग्धों को निशाना बनाकर की गई जो सैनिकों के लिए खतरा पैदा कर रहे थे।
सेना का कहना है कि वो सहायता केंद्रों तक लोगों की पहुंच को बाधित नहीं कर रहे, बल्कि सुरक्षित मार्ग प्रदान कर रहे हैं। हालांकि हमास ने इस हमले को जानबूझकर किया गया नरसंहार करार दिया और इसे इसराइल की उस रणनीति का हिस्सा बताया जिसमें भोजन और सहायता को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हमास के प्रवक्ता ने कहा कि इसराइल भूखे लोगों को पहले लुभाता है और फिर उन्हें मौत के जाल में फंसाता है। आपको बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं है। 1 जून 2025 को रफा में एक अन्य सहायता केंद्र के पास हुई गोलीबारी में 31 फलस्तीनी मारे गए थे। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 27 मई 2025 से शुरू हुए नए सहायता वितरण सिस्टम के बाद से अब तक 127 लोग ऐसी घटनाओं में मारे जा चुके हैं। ये केंद्र जो इसराइल और अमेरिका के समर्थन से स्थापित किए गए हैं, बार बार हिंसा का शिकार हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसी UNRWA ने इन केंद्रों को मौत का जाल करार दिया है, जहां भूखे लोग भोजन के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने कहा कि फिलिस्तीनियों को भूख से मरने या गोलियों का शिकार होने के बीच चयन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी ऐसी घटनाओं पर गहरी चिंता जताई और तत्काल युद्ध विराम की मांग की। UNRWA ने बताया कि गजा में सहायता वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह से बाधित हो चुकी है, क्योंकि केरेम शालोम क्रॉसिंग जैसे प्रमुख मार्ग लूटपाट और हिंसा के कारण असुरक्षित हो गए हैं। गजा में मार्च 2025 से लागू इसराइली नाकाबंदी ने भोजन, पानी और चिकित्सा आपूर्ति की भारी कमी पैदा कर दी है। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए युद्ध में अब तक 54,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इस बीच सशस्त्र गिरोह जैसे पॉपुलर फोर्सेस जो इसराइल के समर्थन से काम कर रहे हैं, वे सहायता ट्रकों की लूट में शामिल है, जिससे भोजन की कीमतें आसमान छू रही हैं। हमास ने इन गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई तेज की है, लेकिन इसराइली नियंत्रण वाले क्षेत्रों में हिंसा को रोकना मुश्किल साबित हो रहा है। ये घटना गजा में गहराते मानवीय संकट को उजागर करती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने युद्ध विराम और सुरक्षित सहायता वितरण की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। गजा के लोग भूख, हिंसा और अनिश्चितता के बीच फंसे हुए हैं और इस तरह की घटनाएं क्षेत्र में शांति की उम्मीद को और कमजोर कर रही हैं। मंगलवार को इस्राएली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों को और तेज कर दिया। सेना का कहना है कि बीते 24 घंटों में उन्होंने कई हमास लड़ाकों को मार गिराया, साथ ही हथियारों के गोदाम, गोला बारूद के भंडार और भूमिगत सुरंगों को भी तबाह किया है। गोलाबारी को लेकर इसराइल पर बढ़ी आलोचना। इसराइल पर फिलिस्तीनी नागरिकों पर गोलीबारी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना की जा रही है।